तो बेटा ये था आपका होमवर्क, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन आपको पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है भैया, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है। वेल्डिंग फ्यूल गैस क्या होती है? जब वेल्ड करा रहे होते हैं ना, तो पीछे कोई सोर्स चाहिए हमारे को जो जले और चीजों को मेल्ट करे, तो वेल्डिंग फ्यूल गैस है। वो कह रहा है वेल्डिंग फ्यूल गैस जब मैं बर्न करता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है उस वेल्डिंग फ्यूल गैस के अंदर सिर्फ कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है, मतलब वो वेल्डिंग फ्यूल गैस एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और जब उसको मैं बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जो आपके क्या बोलते हैं वेल्डिंग फ्यूल गैस है, जब आपने उसको आपने बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसने क्या क्या आपको दिया बेटा? उसने आपको दिया 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या दिया बेटा? 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या दिया? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, और उसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट नहीं दिया, नो अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो CO2 मिला और वाटर मिला, और साथ में हीट और लाइट तो मिली होगी, जिसके हेल्प से क्या होती है? आपकी वेल्डिंग होती है। गॉट इट? अब उसके बाद क्या कह रहा है? अब वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ दिस गैस अगर मैं मेजर करूं STP पे, तो उसका मास कितना दे रखा है? इज फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। तो एक ये चीज दे दी, एक ये वाली बात दे दी, और उसके बाद वो भैया क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट करना है आपको पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट करना है भैया आपको? पहला एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास ऑफ दिस गैस। तीसरा क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन पे यहां पे हम डालेंगे बढ़िया सा स्टार। क्या डालेंगे बेटा? बढ़िया सा स्टार। अगर एक से काम नहीं चलता, एक और डाल दो, एक और डाल दो, एक और डाल दो, एक और डाल दो, मतलब 4 5 5 या 5 स्टार दे दो इस क्वेश्चन को। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, गलती से भी पेपर में छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है भैया? क्या रहा है? एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। क्या है बेटा? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो मान करके चल, अगर इसमें कार्बन है प्लस इसमें क्या है बेटा? कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा हूं तो क्या क्या आ रहा है बेटा? जल्दी बोल। CO2 आ रहा है, और क्या आ रहा है? H2O। बोलो हाँ या ना। क्या क्या आ रहा है? CO2 और H2O। अब चेक करना CO2 कितना आ रहा है। भाई तू जितना भी था, मुझे नहीं पता तू कितना था, तू जितना भी था, इसमें कितना कितना CO2 मिल रहा है? जल्दी बता। CO2 मिल रहा है 3.38 ग्राम, और जल्दी बता वाटर कितना मिल रहा है? 0.690 ग्राम। ये डाटा तो दे रखा है। और उसके बाद क्या कह रहा है? वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एज STP ऑफ दिस गैस फाउंड टू वे 11.6 ग्राम। चलो उसका भी यूज करूंगा, वो तो STP कंडीशन है ना, वहां से मोलर मास निकल सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? इसका निकालता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए लास्ट क्लास में हमने टॉपिक्स करे थे। लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक था उसका नाम था बेटा, एक टॉपिक था लिमिटिंग रिएजेंट। क्या टॉपिक था बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। उस लिमिटिंग रिएजेंट का मैं यूज करने वाला हूं। कोई भी चीज ऐसी जो ना समझ आए, मेरे को क्लियर कट मना करना साथ के साथ। यहां ध्यान दे भैया, क्या मैं आपको यह कह सकता हूं कि अगर मुझे CO2 बनाना है तो रिएक्शन करना पड़ेगा क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2। बताइए, यहां कोई डाउट? इस वाली बात में कोई डाउट नहीं। अब वैल्यूज डालते हैं। आप सारे बच्चे ये बात जानते हो, कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा? 16। एक ऑक्सीजन का होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32 ग्राम। उसके बाद ये क्या हो गया आपका? कार्बन प्लस O2 विल गिव यू 44 ग्राम। तो सोच करके देखना, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट, मैं ये कह सकता हूं क्या कि 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करता है तो वो देता है 44 ग्राम ऑफ CO2। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो सच्ची सच्ची बताना बेटा, अगर 12 ग्राम कार्बन CO2 44 ग्राम दे रहा है, तो कितना कार्बन रहा होगा? सो दैट मुझे कितना मिला? CO2 3 अरे बोल मेरे भाई। अरे स्टोइशियोमेट्रिकली अगर ये इतना था तो इतना मिला, बट फिलहाल ये इतना तो मिल नहीं रहा, तो कम ही रहा होगा। तो जल्दी बता, वैल्यू नहीं निकाल लूंगा कार्बन की? तो जल्दी बता भाई, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे हम डालेंगे मास ऑफ कार्बन को रिलेट करेंगे किससे बेटा? मास ऑफ CO2 से। अब वैल्यूज डाल क्या क्या आएंगे? कार्बन जब 12 ग्राम होता है तो CO2 कितना मिलता है बेटा? अकॉर्डिंगली 44। तो जल्दी बता, अगर यहां पर x रहा होगा तो ये कितना मिलेगा? 3.38 ग्राम। बोल हाँ या ना। अरे ग्राम हटा दो फिलहाल। इज दैट क्लियर? बता, कैलकुलेट कर दूंगा। वैल्यू क्या आएगी कैलकुलेट करके? आजा कैलकुलेट कर लेते हैं। 12/44, और यहां कितना आएगा बेटा? x/3.38। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आई विल गेट बेटा?
x की वैल्यू आ जाएगी 12/44 इंटू में 3.38। बोल बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बताओगे कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आ रही है? कैलकुलेटर यूज कर लो, टेंशन में बिल्कुल मत आओ भैया, कैलकुलेटर यूज कर लो। क्या वैल्यू आ रही है? 12 डिवाइडेड 44 इंटू में है 0.9218 0.9218। जस्ट टेल मी इसका मास मिल गया कि नहीं मिल गया? और इतना कार्बन आपका रहा होगा ना, अरे इतना रहा होगा तभी तो CO2 इतना मिला है यार, सिंपल सी बात। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, अब मेरे को वाटर का रिएक्शन दे रखा है ना, आप बताओ वाटर कैसे बनाएंगे? रिएक्शन बोल वाटर की, बोल मेरे भाई। क्या मैं लिख सकता हूं H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O? बोलो हाँ या ना। आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O, वो भी वर्क करेगा। आप चाहो तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिख दो, या फिर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, दोनों वर्क करेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, तो H2 का मास कितना हो गया? जल्दी बोल बेटा। 2 ग्राम। और हाफ O2 का क्या मतलब है? O2 का मास होता है 32, अरे एक O का मास 16 और O2 का मास 32, तो हाफ ऑफ 32 कितना हुआ? वेरी गुड। तो जल्दी बता यहां पर कितना मास आया? 2 और 16 18। तो बता कितने ग्राम हाइड्रोजन कितना ग्राम वाटर दे रहा है? 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम वाटर। तो कितना हाइड्रोजन रहा होगा? जल्दी बोल मेरे भाई, जल्दी बोल कितना हाइड्रोजन रहा होगा? वाई ले लू? ओए एक्स क्यों नहीं लू? क्योंकि इसी इक्वेशन में मैं एक्स किसको लेट कर चुका हूं? कार्बन को। तो यहां पर कितना लेंगे बेटा? वाई। क्या लेंगे? वाई। तो वाई ग्राम अगर H2 रहा होगा तो कितना मिला होगा? जल्दी बोल बेटा। वेरी गुड, 0.690 ग्राम। तो बताओ वाई की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। कैलकुलेट करो कैसे, यहां पर निकालो। यहां पे आप टेबल क्या बनाओगे बेटा? मास ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ वाटर। तो बता हाइड्रोजन का मास कितना? 2 ग्राम था तो 18 मिल रहा था, तो कितने ग्राम रहा होगा कि 0.690 ग्राम मिला? बोलो, कैलकुलेट कर लेंगे भाई, बोल भी दिया करो। बोल का भाई, यू तो मेरे को पागल सा लग रहा है ना भाई। पागल नहीं भाई, कितना कितना मतलब कितना मुश्किल बनाओगे पढ़ाई को। जस्ट चिल, पूरे साल आपको चिल रहना और पढ़ना है। जो चीज नहीं समझ आए क्लियर कट बताना है। तो 2/18 क्या आएगा मेरे भाई? 2/18। और यहां पर क्या आएगा मेरे भाई? y/0.690। जस्ट टेल मी y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अरे आएगी भाई, हर साल आती है। तो y इज इक्वल टू 2/18 इंटू में 0.690 ग्राम। डन। अरे डन ना? वैल्यू बता क्या आ रही है सॉल्व करके? जल्दी बोल, जल्दी बोल रहे लाला। 0.690 डिवाइडेड बाय क्या आ रही है? 0.0766। कितनी आ रही है? 0.0766। बोलो भाई गिवन मासेस आ नहीं गए क्या? तो बता कार्बन कितना रहा इसमें? जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, कार्बन कितना था इसके अंदर? 0.9218। बोलो हाँ या ना। और जल्दी बता हाइड्रोजन कितना रहा? 0. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा यहां ध्यान देना, आपको आज की क्लास में मैंने अगर गिवन मास पता हो और मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालना बताया कि नहीं बताया? याद है? कब मेरे नहीं आ रहा कुछ भी समझ। कोई नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, और कोई काम थोड़े है मेरे पास। तो गिवन मासेस मिल गए ना? हाँ, तो जो मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका बताया उसमें आपको क्या बताया? गिवन मास बाय मोलर मास क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका देख रहे हैं बेटा। तो यहां ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एक तो किसके? कार्बन का, और एक किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। तो क्या डालेंगे बेटा? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कार्बन का कितना था? जल्दी बता। 0.9218। और कार्बन का मोलर मास होता है बेटा 12, और इसका था 0.0766 डिवाइडेड बाय 1। अरे यूं मत बोलना कि हाइड्रोजन का 1.008 ले ले भाई। ले लो, एक काम करो तुम 1.008 ले लो।
पेपर में 1 बोले 1 ले लेना, 1.008 बोले वो ले लेना, फिलहाल 1 ले ले। तो बताइए डिवाइड करके कितना आएगा, जल्दी बोल। 0.0766 बोल हाँ या ना, और ये बता डिवाइड करके क्या आएगा। 0.9218 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 0.0768। क्या आ गया, 0.0768। और आज ही की क्लास में बताया था ना कि तीसरा स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ मोल जो स्मॉलेस्ट रहा होगा उसी से दोनों को डिवाइड कर देंगे टू गेट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। क्या, तो अगला स्टेप क्या है आपका, अगला स्टेप है बेटा आपका फाइंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं मेरे भाई जो स्मॉलेस्ट मोल है। स्मॉलेस्ट कौन है, ये, और ये बड़ा है, ठीक है। कार्बन और यहां लिखा हाइड्रोजन और डिवाइड कर दे दोनों को। लाला यहां क्या आएगा, 0.076। कोई नहीं एक दिन सब सही हो जाएगा। ओ भाई साहब बदमाशी, ये भी सही है। तो यहां आ जा भाई, तो यहां पे क्या है 0.0768 डिवाइडेड बाई वही छोटे वाला कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा 0.0766 डिवाइडेड बाय, ये तो कट पिट के 1 आ गया, और ये कट पिट के बोल कितना आया, डिवाइड बाय 0.0766 कितना आया, 1.002 आया। कितना आया बेटा, 1.002। अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, मैंने बोला था ना नियरेस्ट होल नंबर लेना है। अबे 1.002 इज व्हाट यार, 1। तो क्या मैं कह सकता हूं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में C1H1 आ गया, बोल दे रे क्या आ गया, वेरी गुड। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, C1, मजा आ रहा है, लगता है आज की क्लास इसी में निकल जाएगी, C1H1। अब क्योंकि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो आप इनके मासेस अगर प्लस करते हो व्हाट यू विल गेट, इंपेरिकल मास। अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है और आप इनके मासेस प्लस करो व्हाट यू विल गेट बेटा, इंपेरिकल मास। तो जल्दी बता इंपेरिकल मास क्या निकल के आएगा, कार्बन का मास होता है 12, तो कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, कितना निकल के आया बेटा 13 ग्राम। और चेक करना लास्ट क्लास में जिस बच्चे को मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला कॉन्सेप्ट कराया था, और आज भी मैंने बताया ही है ना, एसटीपी वाली कंडीशन तो बताई है, तो भैया पीछे चेक करना क्या लिखा है, यहां पे लिखा है अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट एसटीपी ऑफ दिस गैस वेज 11.6। तो सच्ची बताना एसटीपी पे कितने वॉल्यूम के मास को मोलर मास बोलते हैं, एसटीपी पे कितने वॉल्यूम के मास, 22.4 के। तो क्या एसटीपी पे 10 लीटर वाले मास को बोलूंगा क्या मोलर मास, नहीं 10 लीटर नहीं बेटा। तू अगर 22.4 लीटर का होता तो तेरे कोई क्या ले लेता, बट भाई तू तो 22.4 लीटर का है नहीं, कितने का है, हाँ। तो यहां ध्यान देना, क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां ध्यान देना, एट एसटीपी मास ऑफ 10 लीटर ऑफ गैस कितना वे कर रहा है, 11.6 ग्राम। बोल तो बता अगर एसटीपी पे 10 लीटर का मास 11.6 ग्राम है तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो हम क्या लिखेंगे, एट एसटीपी मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस कितना वे करेगा, 11.6 डिवाइडेड बाय 10। बोल हाँ या ना, और सच्ची सच्ची बताना एसटीपी पे 1 लीटर का मिल चुका है, तो 22.4 का निकालने के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 22. वेरी गुड, इज दैट क्लियर, अरे बोल भाई, हाँ। तो एट एसटीपी मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ, अरे बोलो, गैस वेज 11.6 बाय 10 इंटू 22.4, इतने ग्राम। और ये जो ग्राम आया, क्या इसको मैं ग्राम पर मोल लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना, वाई, बिकॉज इतने के मास को क्या बोलेंगे हम, मोलर, अरे बोल भी दिया करो। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर के आती है 25.984 ग्राम। याद करना ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। बोलो भाई, बोलो जी, आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर कट मना कर सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसी पावर है, हाँ बिल्कुल है, और तुम्हारे पास ही है ऐसी पावर।
बोल भाई, यहां तक क्लियर? तो जल्दी बता, इंपिरिकल फार्मूला, इंपिरिकल मास मिल गया और मोलर मास बोला था ना, मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल मास, एन फैक्टर नहीं आएगा? काका दो काम कर चुके हो, पहली बात तो तुम इंपिरिकल फार्मूला निकाल चुके हो, दूसरा तुम मोलर मास निकाल चुके हो। तो अब अगला आजा, अगला क्या है? क्या मैं कह सकता हूं कि एन फैक्टर की वैल्यू मेरी क्या होती है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, तो मॉलिक्यूलर मास है मेरा 25.984 और इंपिरिकल मास है 13। जल्दी बता, कट पीट करके क्या आया? 25.984 डिवाइडेड बाय 13, ये वैल्यू आ गई 1.998। क्या आ गई मेरे लाल? 1.998। जल्दी बता अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूंगा? तो अब अगर इस इंपिरिकल फॉर्मूले के अंदर मैं एन फैक्टर अगर मल्टीप्लाई कर दूं, आई विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एन फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाय C1H1, व्हाट आई गेट? C2। जल्दी बोल मेरा भाई, समझ आया है? अब बात ये आती है कि क्या इतना मुश्किल क्वेश्चन आता है? क्या आंसर है? हाँ। भूत कहीं के सर, हमारा तो पूरा एनसीईआरटी से चिप हुआ है पेपर। हाँ, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आपका भाई, इसके आगे लिख लो 5 नंबर। कितने? 5 या 3 का? नहीं 3 नहीं, आत्मा बाहर निकल जाएगी। सर कभी-कभी एक आधी बार हमारे पेपर में 5 कितने? अगर तुम्हारे स्कूल का बहुत हाई फाई लेवल है तो पता है कितने नंबर का देंगे? 3 नंबर का। दिमाग खराब हो जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन 3 नंबर का देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा। और भाई या तो ये पहले यूटी में आ जाएगा, और अगर यूटी में नहीं आया तो पहले फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। हाँ देख लो, ये बच्चा ना 12वीं का है, इसके फाइनल्स में आए हैं 70 में से 63, विच इज गुड। 11वीं में इतने नंबर बच्चों के पास होने के लाले पड़ जाते हैं। और गलती से एक काम तो कर मत देना, कहीं पता चले ऑनलाइन बैच लेके हो गई ट्यूशन की प्रिपरेशन। 11वीं खत्म हो जाएगी बेटा। शुरुआत में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये गलती तो कर मत देना कि ऑनलाइन बैच लेकर के पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? लेंटर लग जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, साल बीतेगा यूं। एक आएगी दिवाली, फिर अगली आएगी होली, रिजल्ट हो गया काम 35। ये समझ आया नहीं आया? बेटा इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, मैं इसको स्किप करने के लिए नहीं बोलूंगा, नोट डाउन करो। बेटा किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, डू लेट मी नो, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है? सर इसमें से पता क्या? जी सर। 2 या 3 नंबर का तो इक्विलिब्रियम गलत था मेरा। 2 या 3 नंबर का इक्विलिब्रियम गलत था। ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर मान लो, 4 या 5 नंबर मान लो, ऑर्गेनिक और जीरो और हाइड्रोकार्बन में घटे होंगे 4 या 5। ठीक है भाई, ठीक है। बट 3 तो है एटलीस्ट। अच्छा क्वेश्चन मत लिखना भैया, क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन लिख के टाइम पास नहीं करना। घर से रजिस्टर ला सकते हो, रफल कोई भी लिया। बेटा लिखने की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखना, बस थोड़ी सी। है अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th, ठीक है। बेटा लिखने की स्पीड फास्ट रखना, जैसे तुम स्कूटी चलाते हो ना वैसे, श्याम 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 एकदम। है कर दूं आगे? भाई आजा। और पूछ लिया करना एक आध बार क्लास में, नहीं तो मैं टेस्ट में तो पूछूंगा ही। हाँ खुश लग रहा है काफी इस बात सुन के, टेस्ट में पूछूंगा मेरे भाई।
यहाँ के टेस्ट में सिक्योर कर रहे हो मतलब स्कूल में बढ़िया नंबर आएंगे। लिख लिया बेटा? हाँ, चले आगे। नेक्स्ट, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन करें। लिख लेना, मैं ये पीडीएफ अभी भेजूंगा, ठीक है? इन्फो वाले ग्रुप में हो ना सारे बच्चे? इन्फो वाले में नहीं हो? हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे VT11 वाला इन्फो। अरे किसी ग्रुप में हो नहीं हो यहाँ के? हैं? कोई नहीं, मैम को नीचे बोलना कि हमारे को 11th के ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? बोल के जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, वही उसी इन्फो ग्रुप पे, इस पे है नहीं? कोई नहीं, मैं भेज दूंगा आज, सारी भेज दूंगा। 2 ही तो हुई है ना वैसे, भेज दूंगा आज। अगला कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5। ये तुमने करा घर पे? आओ चेक करते हैं, मैच करना है। हाँ, देख भैया क्या कह रहा, यू सिंपली कह रहा ये लास्ट क्लास का टॉपिक है, ठीक है? आपको ना समझ आए तो डोंट टेक टेंशन। जो भी बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था, नहीं समझ आए, टेंशन नहीं लेना, आप नहीं थे, है ना? तो यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ ध्यान देना भैया, क्या कह रहा है? 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, दे आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। हमें वैसे भी पता है N2+H2 अमोनिया बनाता है, ठीक है? उसके बाद क्या रहा है? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट भी बताना है, तो आओ चेक करते हैं कैसे। यहाँ पर आपका आया बेटा नाइट्रोजन, गैस है, गैस लिख दो। यहाँ लिखो हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करना तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? तो अमोनिया गैस, ठीक है? तो यहाँ ध्यान देना, नाइट्रोजन का मास कितना होता है ये बात तो पता होनी चाहिए। बोल भैया, नाइट्रोजन का मास कितना है? 14। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। और ये वैल्यूज चेंज नहीं होती। अब तुम कहोगे अच्छा कभी तो 1.008 ले रहा है, वो तो एक ये है ना कि कितना प्रिसाइज आप ले रहे हो। फिलहाल यहाँ पे 1 मान ले। तो यहाँ ध्यान देना, N2 का मास कितना हो गया, जल्दी बोल? 28 ग्राम। इस हिसाब से H2 का मास 2 हुआ, लेकिन 3 मॉलिक्यूल है ना, है? तो कितना आ गया यहाँ पर? 6 ग्राम। अगला यहाँ बताओ, 2 अमोनिया क्या मास हुआ? 34 ग्राम। तो ये आया 34 ग्राम, ठीक है? अब आपको दे रखा है नाइट्रोजन 50 kg दे रखा है, क्योंकि ये वैल्यूज ग्राम में है तो आप उसे भी ग्राम में कन्वर्ट कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 50 ग्राम कितना हो गया बेटा? 50 ग्राम हो गया, और 50 किलोग्राम हो गया आपका 50,000 ग्राम।
और ये 10 kg हुआ, तो 10 kg कितना हो गया? 10,000 ग्राम। अब ये आपको निकालना है। अब आपको अमोनिया निकालना है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, एक बार आप वैल्यू निकालोगे नाइट्रोजन की हेल्प से और दूसरी बार वैल्यू किसकी हेल्प से निकालोगे? हाइड्रोजन। जिससे कम आ रही होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा या जिससे ज्यादा आ रही होगी? जिससे, वेरी गुड। तो यहां ध्यान देना, एक बार इससे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं, एक बार इसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं मेरे भाई, इसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां पर x। हाँ आंसर आ गया पर N2 से। कोई नहीं बेटा, टेंशन मत ले, मैं सारा बता रहा हूं, तसल्ली से देख। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? यहां पर लिखेंगे हम मास ऑफ नाइट्रोजन और यहां लिखेंगे मास ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा? अमोनिया। जल्दी बता क्या आएगा? यहां पर 28 ग्राम कितना दे रहा है? 28 ग्राम दे रहा है 34 ग्राम। भाई इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी है। और अगला 50,000 ग्राम कितना दे रहा है? ये दे रहा है x। वैल्यू कैलकुलेट कर, डिवाइड करेंगे, रेशोस बराबर होंगे, 28/34 और यहाँ कितना हो गया? 50,000/x। तो जल्दी बता x की वैल्यू कितनी आएगी? 50,000 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 28। भैया बोलना क्या आ रही है वैल्यू? 50,000 इंटू कितना बेटा? 34 डिवाइडेड 28। वैल्यू आ गई बेटा 60,714। क्या वैल्यू आ गई? 60,714.28 ग्राम। बोल बेटा समझ आया? तो x से तो निकाल लिया, अब दूसरा किससे वैल्यू निकालूं? एक बार आपने वैल्यू नाइट्रोजन से निकाली, एक बार हाइड्रोजन से भी तो निकाल लो। क्या वैल्यू आ रही है बोल? y लेट कर लूं बेटा? हाँ, इसकी हेल्प से क्या लेट कर लूं? y। तो टेबल बना बेटा, क्या आएगा? टेबल आपका आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, अगला क्या आएगा? मास ऑफ अमोनिया। अरे भाई बाकी बच्चे ना सदमे में मत चले जाना, जैसे आपका कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट चिल, ठीक है? आप भी टेंशन फ्री। और कौन नहीं था लास्ट क्लास में? आप भी जस्ट चिल का, मैं चिल ही रहता हूँ पूरे साल, चिल, अभी फिलहाल चिल। यहाँ ध्यान दे, ये देख लाला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है भाई? है 6 ग्राम। कितना दे रहा है? तो 10,000 ग्राम कितना देगा बेटा? वायलेट कर लिया। तो ये कैलकुलेट करेंगे 6/34 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय वाई। बोलिए बेटा वाई कितना आ गया? क्या है? बोल मेरे भाई कितना आ रहा है? क्या क्या है? 10,000 इंटू 34, 10,000 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 56,666.66। यार 67 ले लियो यार, क्यों टेंशन ले रही है? क्या 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 है? वाई। बोलो आया? अब जल्दी बता, एक से वैल्यू कितनी आ रही है? अरे बोल मेरे भाई, ये एक से वैल्यू आ रही है 60,714.28 और एक से वैल्यू क्या आ रही है? 56,666.67। जल्दी बता बेटा, जो कम है वो आंसर है या जो ज्यादा है वो आंसर है? जो, वेरी गुड। तो बताओ मास ऑफ अमोनिया फॉर्म कितना है? 56,666.67 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करो, क्या क्या आ जाएगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं क्या? मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड कितना है बेटा? इज इक्वल टू 56,666.67 ग्राम, या फिर वी कैन से 56.6। बोलो हाँ या ना? आ गया? अब कौन पहले खत्म हुआ, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ बेटा? बोल क्या चीज इसमें नहीं मैच कर रही थी? तसल्ली से एनालाइज कर और देख क्या चीज नहीं मैच कर रही थी। जो नहीं कर रही थी उसे बता मेरे को।
बोलो। हाँ कोई नहीं, अभी आया समझ, अभी आ गया समझ तो बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का। सबसे पहले आपको देखो, इस चैप्टर के अंदर मैंने कितने मेजर टॉपिक्स बोले? 5। कर कितने चुके हैं? 3। बचे कितने? 2 मेजर टॉपिक बचे और कुछ आपके माइनर, 2-3 के आपके आसपास माइनर टॉपिक है। वो पूरा होने के बाद कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चंस। इस चैप्टर की असली पकड़ बनती है क्वेश्चन लगाने के बाद, सिर्फ कॉन्सेप्ट करके नहीं बनेगा। यार क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कि भाई पढ़ाता तो तू धरती है, पूछ तू चांद लेता है। पढ़ाया किस लेवल का, पूछा किस लेवल का। ये मेरा लेवल नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो आपका है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया, चलें आगे। हाँ बोलो। तो बेटा अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चौथा मेजर टॉपिक। कौन सा? 4th मेजर टॉपिक, जिसका नाम है, लिखेंगे बेटा, टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक का नाम की हैगा, लिखो यहां पर 4th मेजर टॉपिक। क्या नाम है लाला? 4th मेजर टॉपिक। और टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम बहुत बढ़िया है, इसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। क्या नाम है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये वाली बात समझाने वाला हूं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या कहता है? सबसे पहले ये समझाता हूं, इस बात को समझना बेटा। सॉल्वेंट कोई भी ले लो और उसके अंदर क्या डालो? सॉल्यूट। अब अगर सॉल्यूट कम डालोगे तो मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेशन लेस है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में कभी भी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं बात करता, किसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं? हाँ, सॉल्यूट, ठीक है। तो अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम रखी है तो आई विल से कि इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर मैंने सॉल्यूट ज्यादा डाल दिया, बहुत डाल दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई सॉल्यूशन क्या कर दिया? कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे क्या कि ये रहा आपका सॉल्यूट और ये रहा आपका सॉल्वेंट। जब दोनों को मिक्स किया हमारा क्या मिल गया बेटा? सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जो कॉन्सेंट्रेशन, अरे कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे शो करूंगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is always talked on basis of, या always expressed on the basis of, किसके बेसिस पे करते हैं लाला? ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, हमारे को इज्जत नहीं दे रहे हैं। जैसे दुकानदार और ग्राहक में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? तो दुकानदार वो है तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जा गैस लेने जा जरा, क्या मेरे घर पे पाइपलाइन है। अभी जिनके घर पे पाइपलाइन नहीं है उनको बोलो जाओ जरा सिलेंडर लेके आओ। तो अभी कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, कौन इंपॉर्टेंट है? दुकानदार। बट स्टिल आपने बिल्कुल सही कहा, इंपॉर्टेंट, इज्जत इंपॉर्टेंट दोनों है, बट इज्जत ज्यादा ग्राहक को ही मिलती है, आप सबको पता है ना, कोई नई बात तो है नहीं। तो वही चीज है, जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की टर्म्स में नहीं बता सकते, बता सकते हो, बट जनरल एस्पेक्ट क्या है, किसके एस्पेक्ट में बात करते हैं? सॉल्यूट, ठीक है। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज टॉक्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। अब कॉन्सेंट्रेशन, हमारे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितनी पढ़नी है? ठीक है, हमारे को कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़नी है टोटल 7, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी हैव टू स्टडी 7 टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, 7 टाइप्स, जिसमें से सबसे पहली है बेटा मास बाय मास परसेंट। इस मास बाय मास परसेंट को ये वेट बाय वेट परसेंट भी लिखते हैं। मास बाय मास परसेंट को और क्या लिखते हैं बेटा? वेट बाय वेट परसेंट भी लिखते हैं। सेकंड क्या आती है बेटा आपकी? सेकंड आपकी आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और थर्ड आपकी क्या आती है बेटा? मास बाय वॉल्यूम परसेंट। गॉट इट? तो 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ही हो गई। चौथी क्या आती है आपकी? चौथी आती है आपकी पार्ट्स पर मिलियन। पता है आपकी एनसीईआरटी की किताब में पार्ट्स पर मिलियन का कोई जिक्र नहीं है।
फिर क्यों पढ़ा रहा है, कोर्स बढ़ा रहा है मेरा? नहीं नहीं, क्वेश्चन है। अरे टॉपिक नहीं है तो क्या हुआ, बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, और मजे की बात ये हर बार देता भी है पेपर में, ठीक है, तो अपने को करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में सिर्फ 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझा रखी है, बट वो पता है क्या मानते हैं, बच्चों को पढ़ाओ सिर्फ मास बाय मास परसेंट, ये दोनों वो खुद समझेगा, ठीक है। तो एक ये वाली काट दी, एक ये वाली काट दी, तो 7 में से 3 कट गई, तो बची क्या, 4, वो 4 उन्होंने किताब में लिख दी। तो अपन ने वो वाली भी लिखी जो है वहां पे। 5th आती है बेटा, 5th का नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन। और 6th का नाम है मोलैरिटी। किसी के स्कूल में चैप्टर हुआ है अभी तक? शुरू नहीं हुआ, ये भी बढ़िया है, अपना कोर्स मस्त आगे आगे भागेगा। बट स्कूल वाले पता है क्या करते हैं, अपन चलते हैं मस्त रिक्शे पे, स्कूल वाले सीधा फरारी पे बैठ के हाँ सही बात, आज ये नाम लेंगे, कल दूसरा नाम, चलो कोर्स खत्म। बात तो सही है सर। हाँ क्या बात है। मोलैलिटी, अगला क्या है बेटा, मोलैलिटी। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा डराती है वो यही दो है, मोलैलिटी मोलैरिटी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो भाई साहब, मतलब मुंह पे बात काट दी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टार्टिंग अरे बोलो, स्टार्टिंग में लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बोलो भाई, कोई डाउट? घर पे लिखोगे अभी लिखोगे? लिखो भाई, लिखो, आराम नाल लिखो। टेंशन ते लेनी नहीं भाई। लिख लिया भाई, लिख लिया? नेक्स्ट टाइम लिख लिया? आओ बेटा स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहली 3 टर्म पढ़ाने वाला हूँ। 3 टर्म कौन कौन सी? m/m%। आपको पता है ना, मास और वेट अलग अलग होते हैं। मास और वेट तुम्हें पता है? नहीं पता वेट क्या होता है? हाँ, m/g, मास इंटू ग्रेविटी वेट होता है। बट अपन केमिस्ट्री की भाषा में वेट और मास बराबर ही मान लेंगे, है ना। डॉक्टर भी हमसे वेट पूछता है, मास नहीं पूछता, जबकि वो तो पढ़ा लिखा है ना। तो एस्पेक्ट समझो, मास ही पूछ रहा है वो, वेट पूछ करके मास। तो m/m% को वेट बाय वेट परसेंट बोलते हैं। अब ये है क्या, ये वाली बात समझते हैं, याद ध्यान देना। तो यहां पर आ गई आपकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला आया आपका क्या, मान ले बेटा ये सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, और ये आपका सॉल्यूशन है। तो मान लेते हैं जो आपका सॉल्यूट है वो शुगर है बेटा, और सॉल्वेंट है वाटर। तो सॉल्यूशन बन जाएगा ना, बोलो। ये क्या हो गया है? मैंने सिंपल बात ये बोली, एक सॉल्यूट ले लो शुगर, एक वाटर ले लो सॉल्वेंट, दोनों को मिक्स करोगे सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों के मासेस ले लो। इसका मास कितना लिया बेटा? 2 ग्राम।
इसका मास कितना लिया 18 ग्राम। तो बता बेटा सॉल्यूशन कितना बन गया। तो अब अगर कोई आपको बोलता है कि सॉल्यूट की परसेंटेज बताओ सॉल्यूशन में, तो क्या करोगे 2 अपॉन में 2/20 2/18 नहीं 2/20 मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और अगर कोई आपको बोलता है सॉल्वेंट की परसेंटेज बताओ 18 बाय, वेरी गुड। तो ऊपर वो कंपोनेंट आता है जिसका मास परसेंट, जिसकी परसेंटेज निकाल रहे हो अपॉन में टोटल। लिख फॉर्मूला लिख। मास बाय मास परसेंट क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, बोल मेरे लाल, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंटू 100। बेटा इस चैप्टर में किसी भी बताई हुई बात को ना हल्के में मत लेना, एनालाइज एक एक चीज करना, क्योंकि क्वेश्चन में ना वही चीजें बहुत ज्यादा दिमाग खराब करती हैं। छोटे छोटे बेसिक्स हैं ये। जैसे हमारे को पता है कि परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो वो कंपोनेंट और नीचे टोटल रखते हैं, बट मिस्टेक होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। तो एक एक एस्पेक्ट ढंग से समझना। अब बेटा समझ, अब अगर तू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा है तो ऊपर मास डाला नीचे मास डाला, क्योंकि ऊपर भी मास था नीचे भी मास था, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा मास बाय मास परसेंट, या फिर आई विल से इट वेट बाय वेट परसेंट। बोल हाँ या ना। तो अगर तेरे को ये दो बात समझ में आ गई तो जल्दी बता बाकी दो का मतलब क्या है। V बाय V का क्या मतलब है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, वेरी गुड, क्योंकि ऊपर m बाय m था तो मास बाय मास किया, V बाय V है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किया, और क्योंकि आप सॉल्यूट का निकाल रहे हो तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन किया। अब जल्दी बता m बाय V का क्या मतलब है। m बाय V मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, वेरी गुड। बंदा परेशान कहां होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डालूं या सॉल्वेंट डालूं, क्या कंफर्म है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। अगर m बाय m है तो m बाय m, v बाय है तो v बाय v, और m बाय v है तो m बाय, वाह क्या एक्सप्लेनेशन है। अरे नहीं आएगा समझ, आ गया ना। तो बेटा लिखेंगे यहां पर, जल्दी लिख, क्या लिखेगा जल्दी, वॉल्यूम परसेंट क्या हो गया ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बोल रहे भैया मोरे। अगली क्लास में ना ज्यादा कुछ बचेगा नहीं कंसंट्रेशन के बारे में बताने को, फिर क्वेश्चन लगा रहे होंगे। वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, ए सॉल्यूशन को ऐसे लिखा दूं है, जब तुम मैथ्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें फंक्शन को ऐसे दिखा देंगे। असल में इसका मतलब पता है क्या, शन क्या है ये शन है, शन शन फंक्शन, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्यूशन इनटू, और क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम तो v बाय v परसेंट। अगला बोल मेरे भाई। अब देखो इसको मैं वॉल्यूम परसेंट बोला क्योंकि v बाय v था, इसे मैं मास परसेंट बोला क्योंकि m बाय m है। अब अगले को क्या बोलेंगे, मास परसेंट या वॉल्यूम, नहीं बोल सकते। तो अब इज्जत से मास बाय वॉल्यूम परसेंट ही बोल ले मेरे लाल। मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ किसका निकलेगा, बट निकलेगा लाला सॉल्यूट का ही। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, तो आ गया ना मास बाय वॉल्यूम परसेंट। बताइए तीन समझ में आए कि नहीं आए, बोल दो ना जरा, बोल दो ना, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भैया, अरे बोलो। सर एक डाउट था, SN1 में रेसिमाइजेशन रुक जा, हाँ बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अगला चले, अगला क्या है, पार्ट्स पर, पार्ट्स पर ऐसे नारे लगाएंगे, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों, मुझे नहीं पता कितना होता है 1 मिलियन। तू कौन, तने बोला,
नहीं रुक जाना चमन गांधी। पार्ट्स पर मैंने एक बच्चे को कहा 1 मिलियन कितना होता है, कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा 1 मिलियन सब्सक्राइबर कितने होते हैं, कहता 10 लाख। तो कई चीजें हमारे को किसी कंटेक्स्ट में याद होती है। 1 मिलियन कितना होता है? हाँ 10 लाख। समझ रहे हो, गोल्डन प्ले बटन आता है यहाँ पे। चले आगे। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? हाँ 10 की पावर 6, मतलब ये किसके इक्वल है? 10 लाख। अब ठीक है, अब पता है कई लोग तुम्हें पीपीएम को कैसे समझाएंगे, इतने पार्ट ये उतने पार्ट वो, इतने पार्ट ये उतने पार्ट वो। अरे भैंस की पूछिए पार्ट पार्ट क्या होता है, मेरे तो यही नहीं समझ आती। एग्जैक्ट वैल्यूज समझ, पार्ट का क्या मतलब है। जैसा सपोज अब कहीं पर लिखा है क्या 7 ppm लिखा है, एक अंदाजन क्या लिखा है बेटा, तो पहला क्वेश्चन ये 7 ppm क्या है, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, क्या बोलोगे? है हाँ, गलती से भी यूं मत कहना अल्लाह हमें क्या पता लिखा ही नहीं है। अरे लिखा नहीं है तो क्या हुआ, होता है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू वेरी गुड, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, जितना लिखा है उतना ग्राम लिख दो लाला सॉल्यूट, और ये कंफर्म है 10 लाख ग्राम क्या होगा, ये कंफर्म है ये सॉल्यूशन होगा भैया, ये नहीं चेंज होने वाला। तो जल्दी बता दे, अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करूंगा तो बचा हुआ क्या आएगा, कितना आया? 9,99,993। अच्छा माइनस भी करना है, बोलो समझ आयो कि नहीं आयो? आयो ना, वेरी गुड। तो जल्दी से मेरे को ये बताएंगे, क्या बताएंगे, ये नहीं ये कौन सा, ये कौन सा बताएंगे, जल्दी बता। 15 ppm कितना हुआ लाला? 15 ग्राम सॉल्यूट और 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन, और 10 लाख ग्राम। अरे बोल मेरे भाई, अरे कोई यूं है क्या कि डिस्क्रिप्शन कोई बहुत हाई फाई है, बहुत भारी है? डिस्क्रिप्शन भारी नहीं है, याद रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग बात है। तो 10 लाख ग्राम क्या हुआ मेरे लाल, सॉल्यूशन, और 15 ग्राम क्या हुआ, सॉल्यूट, और जल्दी 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 कितना माइनस करके कितना, 9,99,980, इतना क्या हो गया लाला? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। बोलो समझ में आयो कि नहीं आयो? आयो, जल्दी लिखो इसे, जो समझ में आ गए हो तो जल्दी लिखेंगे। टेंशन नहीं लेनी, ढंग से समझना है बस, ना समझ आए तो बताना है। सर फोर्स रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होती है ना, और फिंकलस्टीन भी या स्टाइन जो भी है, नहीं वो फिंकलस्टीन नहीं होती है, बस जो भी है किसी की प्रेजेंस में होती है। अच्छा बच्चों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि तुम मेरे को ना बताओ और मुझे पता लग जाए कि बच्चे को नहीं आता? कोई ऐसा तरीका है? मेरे पास कोई ऐसी जादुई शक्ति हो कि तुम ना बताओ और मुझे पता लग जाए कि अरे बच्चे को नहीं आता? नहीं, टेस्ट लेके। चलिए देख लो। समझ रहे हो? तो टेस्ट लूंगा तो पता लग ही जाएगा, मजा आएगा, उससे पहले ही पूछ लेना। ठीक है सर है? कौन सा पीपीएम? पीपीएम का सिंपल मतलब ये है, मैंने कहा एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किया तो क्या आ गया, सोल्यूशन। तो जितना पीपीएम लिखा है मतलब उतना ग्राम आपका सॉल्यूट है, कंफर्म है, इस चीज को कोई नहीं काट सकता। जैसे मैंने 7 ppm लिखा था तो 7 ग्राम सॉल्यूट लिखा, अगर मैं 15 ppm लिखूंगा तो 15 ग्राम सॉल्यूट लिखूंगा, जिसमें सॉल्यूशन कंफर्म है 10 लाख ग्राम ही होगा। और सॉल्यूशन में से जब सॉल्यूट हटा दूंगा तो बचा हुआ क्या आया, माइनस करके सॉल्वेंट। मतलब जितना पीपीएम बढ़ता जाएगा सॉल्वेंट उतना घटता जाएगा। ठीक है, और बता, और तसल्ली से पूछना, रिवाइज करना। देखो आपको अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप 10 क्लास पास करके आए हो 11वीं क्लास में, ठीक है, तो आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है। जितना रिपीट करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतना ज्यादा आपको ये याद रहेंगे। ठीक है, बार 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 रिपीट करना है, इन्हें रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। समझ रहे हो? ठीक है, चलें आगे। 5th वाला मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है मेरे लाल? मोल फ्रैक्शन समझते हैं 5th वाला। ये ले 5th में आते हैं क्या, 5th में पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन।
अब मोल फ्रैक्शन समझाता हूं क्या है। मान लो ये एक बॉक्स है, अरे बॉक्स क्या, मतलब मान लो कुछ है, बस ये मानना। मानो इसके अंदर कोई ए चीज है, इसमें बी चीज है, ये सी है। मान लो कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। मान लो मैं ए हूं, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ए बी सी हो गए। अब यहां ध्यान देना, मान लो मेरे पास कोई चीज दो है, दो मान लो, गाड़ी मान लेता हूं, गाड़ी, दो गाड़ी है मेरे पास। बी पे कितनी है 3 और सी पे कितनी है 5, तो टोटल गाड़ियां कितनी हो गई 10। तो वो सी ये नहीं कहेगा वो आधी गाड़ियां तो मेरी हैं। क्यों बोला आधी गाड़ी मेरी है? भाई टोटल गाड़ियां 10 हैं, जिनमें से 5 तो भैया जी की हैं। तो बता गाड़ियों का फ्रैक्शन किस पे ज्यादा है? समझ रहे हो? क्योंकि आप पे इंडिविजुअल गाड़ियां ज्यादा हैं। तो अगर ये 2, 3 और 5 गाड़ियां हैं तो मैं बोलूंगा गाड़ियों का फ्रैक्शन आप पे ज्यादा है, 5/10, 0.5। बी पे कितना फ्रैक्शन है 3/10, 0.3। मेरे पास कितना है 2/10, 0.2। और तीनों फ्रैक्शंस को प्लस करूंगा क्या आएगा 1। जैसे प्रोबेबिलिटी में क्या आता था 1 आता था, सम ऑफ ऑल दी प्रोबेबिलिटीज, है ना। तो वही चीज है, अगर ये गाड़ी है तो वो फ्रैक्शन हो गया गाड़ियों का। अगर ये गाड़ियां नहीं है, ये मोल्स है। मान लो कोई चीज है जिसके 2 मोल ये हैं, 3 मोल ये हैं और 4 मोल ये हैं, सॉरी 5 मोल ये हैं। तो जब गाड़ियों का फ्रैक्शन निकाला तो हमने बोला गाड़ी फ्रैक्शन। अब जब मोल्स का फ्रैक्शन निकालूंगा क्या बोलूंगा? और मोल्स किसी चीज के कैसे निकलते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय, समझ गए? वेरी गुड। तो यहां पर अगर मैं बोलूं कोई चीज 2 मोल है, कोई चीज 3 मोल है, कोई चीज 5 मोल है, तो चेक करना मोल फ्रैक्शन ऑफ सी अगर निकालना हो मेरे को, मोल 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 फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, तो कैसे निकलेगा सी का मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बोल हाँ या ना। अब मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो होता है काय। क्या होता है? अबे तुम एक्स बना दो, काय या तेल लेने। काय पता है क्या होता है? काय होता है CHI। वो पिक्चर आती काय पोछे काय पोछे में CHI काय होता था, ठीक है। वो काय सिंबल है। अबे अल्फा बीटा जीटा थीटा बीटा भैंस की पूछ कितने सिंबल है, उसमें काय होता है, काय होता है, जाई होता है, साई होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये काय है। तो काय ऑफ सी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाय NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाय 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 टोटल नंबर ऑफ मोल। तो जल्दी बता वैल्यू क्या आई? काय ऑफ सी की वैल्यू कितनी आई मेरे लाल? 5/10 विच इज इक्वल टू 0.5। जल्दी बता बेटा काय बी की वैल्यू क्या आई? 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। और काय बाय ए की वैल्यू कितनी आई? 0.2, है ना। और कुल मिला के काय ए प्लस काय बी प्लस काय सी क्या वैल्यू आई बेटा? 1। और जरूरी नहीं है कि हर बार 3 मोल फ्रैक्शन का सम ही 1 होगा। मान लो मिक्सचर में चौथा कंपोनेंट भी होता तो कितनों के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता? 4 कंपोनेंट का। अगर 2 ही कंपोनेंट होते तो 2 कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1। इतना समझ आया नहीं आया? इसे लिखो, पीछे वाला लिखना है, लिखो लिखो फटाफट लिखो इसे। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। रेस्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। क्या करना है, जितने पिछले कॉन्सेप्ट हमने किए हैं बेटा, क्योंकि इसमें अभी मोलैरिटी और मोलालिटी रह चुका है, मोलैरिटी रह गया है, तो मैं उनको नेक्स्ट क्लास में कराना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा हो जाता अगर हमारे वो डाउट्स वाले क्वेश्चन नहीं होते तो फिर हो जाता।